और हमारी खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में अभिषेक बनर्जी की सभा से पहले एक घर में बम धमाका हो गया। इस धमाके में 3 लोगों की जान चली गई। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भूपति नगर के जिस घर में यह धमाका हुआ वो टीएमसी नेता का था। टीएमसी नेता घर पर बम बना रहे थे और तभी ये जोरदार धमाका हुआ है। तो बीजेपी के इन आरोपों पर टीएमसी ने कहा है कि पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की हत्या की साजिश रची गई थी। शुवेंदु अधिकारी के ट्वीट के जवाब में टीएमसी नेता और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ट्वीट कर कहा कि यह हत्या की खुली साजिश थी, जिसे बीजेपी ने भी स्वीकार किया है। शुवेंदु अधिकारी के बमों के इस्तेमाल की पुष्टि करना उनकी योजना का एक प्रमाण है। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच कल झड़प भी देखने को मिली है। डायमंड हार्बर में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की रैली के वक्त ये झड़प हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है और कुछ मोटरसाइकिलों तक में आग लगा दी गई। तनाव के चलते बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है और यहाँ पर जब से टीएमसी की सरकार बनी है उसके पहले विधानसभा चुनाव से पहले ही हम लगातार देख रहे हैं हिंसा की कई खबरें सामने आई हैं, जिसमें चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कई लोगों की जान चली गई है। और ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डायमंड हार्बर में झड़प हुई है, उसमें कई लोग यहाँ पर घायल हो गए। बंगाल में राजनीतिक रैलियों का दिन। तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में प्रचार किया। आने वाले पंचायत चुनाव के लिए उन्होंने पार्टी समर्थकों के बीच अपनी बात रखी, लेकिन पंचायत चुनाव में अभी वक्त है। फिर भी पिछले चुनाव की तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। 2018 के पंचायत चुनाव में बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई, जहां शुभेंदु अधिकारी ने रैली की है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की खबर दक्षिण 24 परगना के होतुगंज से आई है। यहां टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई और बाइक में आग लगा दी गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस की तैनाती की गई है। पूर्वी मिदनापुर में एक टीएमसी नेता के घर पर ब्लास्ट की खबर आई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ये ब्लास्ट टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली स्थल से महज 40 किलोमीटर दूर हुआ है। लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने फाइनली मान लिया कि आज कंटाई में बम तैयार हो रहा था फेंकने के लिए। आज कंटाई में किसका रैली है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी एमपी अभिषेक बनर्जी। तो शुवेंदु अधिकारी मान लिया ये बम बनाया जा रहा था अभिषेक बनर्जी को ऊपर फेंकने के लिए, नहीं तो इस रैली को रोकने के लिए। और कोথায় कोথায় की बोल से वो लगातार कह रहे हैं कि दिसंबर में कुछ होगा। मैं अब समझ रहा हूं वो क्या बोल रहे थे। वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कांथी के लिए बनाया गया बम फटा है। मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी मिर्ची बम से नहीं डरता। 2011 में हमने विधानसभा में बदलाव किया। 2014 और 2016 तक यहाँ चुनाव होते थे। 2016 के बाद भाईपो फोर्स ने यहाँ चुनाव नहीं होने दिए। क्या आप 2018 के पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल कर पाए? उन्होंने एक सीट पर भी उम्मीदवारों को नामांकन नहीं करने दिया। इस बार मैं आपको खेल दिखाऊंगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण होगा। जो मुकाबला नहीं कर पा रहे, बहाने बना रहे हैं, उनके पास केंद्रीय बलों की कंपनियां हैं। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने संसद सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए अहम बैठक की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में हम 3 अहम मुद्दे उठाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर तनाव, महंगाई और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में दखल का मुद्दा उठाकर हम सरकार से सवाल पूछेंगे। साथ ही वो बोले कि कांग्रेस की बैठक में बेरोजगारी, एमएसपी की गारंटी, साइबर क्राइम, सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव समेत कई मुद्दों पर विचार हुआ है। सुनवाते उन्होंने क्या कुछ कहा। उसका भी जिक्र होगा, पर मोटे तौर से ये एक मुद्दा जरूर जो उठेगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हम उम्मीद करते हैं और भी पार्टी हमारे समर्थन करेगी, तो सीमा
से संबंधित चुनौतियां हैं, तो बॉर्डर सिचुएशन। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो आर्थिक स्थिति, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, जीएसटी। और तीसरा बड़ा मुद्दा है संस्थाओं के बारे में, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ऐसे संस्थाएं जिसमें हस्तक्षेप हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, एक बड़े वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद और नेता अरुण जेटली जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट में, कि हंगामा करना विपक्ष का अधिकार है, लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता, लोकतंत्र को मजबूत करता है। और जब सरकार सुनती नहीं है तो हंगामा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हंगामा नहीं हो, मैं उम्मीद करता हूं कि बहस हो, 2 घंटे की बहस हो, 3 घंटे की बहस हो। हम 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, 11 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, पर बहस होनी चाहिए। बहस से क्यों भाग रही है सरकार, मुझे समझ में नहीं आती। देश में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ भी अब शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक हंगामे के बीच आखिरकार पारित हो गया। नए संशोधन के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76% तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बावजूद आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 सर्वसम्मति से पारित हो गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76% पहुंच गया है। प्रदेश में आदिवासियों को 32, एससी को 13, ओबीसी वर्ग को 27 और गरीब सवर्ण को 4% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ आरक्षण विधेयक के प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का विधानसभा में संकल्प पारित किया गया, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन, और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% ईडब्ल्यूएस के लिए, जो विधानसभा में 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए, संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सितंबर में एक फैसले में राज्य में जारी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया था जहां कोई आरक्षण लागू नहीं था। दाखिले, नौकरी, सब प्रक्रिया रुक गई थी, लोग सड़क पर थे। विपक्ष ने विधेयक का तो समर्थन किया, लेकिन सरकार की मंशा पर चर्चा के दौरान सवाल खड़े किए। विपक्ष ने चर्चा के दौरान कहा, सरकार जिस तरह से आरक्षण दे रही है उसे कोर्ट में चैलेंज करने पर आरक्षण पर फिर ग्रहण लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही थी। हमारा जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसने दबाव बनाया, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग सड़कों पर उतरे और उसके दबाव के आगे झुक करके भूपेश सरकार ने इस आरक्षण बिल को पारित कराया है। यह आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी के कारण पारित हुआ है। हमने इसको अपना समर्थन दिया है और हमने सर्वसम्मति से इसे पारित कराया है। लेकिन अभी भी हमको इनकी नीयत पर खोट है, क्योंकि इस बिल को उन्होंने पूरी तैयारी से सदन में प्रस्तुत नहीं किया था। छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 विशेष सत्र में पास हो गया है और जल्द ही राज्यपाल से अनुमति मिल जाएगी। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, उससे संदेह जाहिर होता है। बहरहाल सरकार ने एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब सवर्ण को साधने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि ये वर्ग कितना खुश है। 2023 के चुनाव परिणाम में ये सब साफ जाहिर हो जाएगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोपों से मुक्त कर दिया है। दंगों की साजिश को लेकर यूएपीए मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में, लेकिन दोनों हैं
24 फरवरी 2020 को चांदबाग पुलिस के पास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पत्थरबाजी वहां पर की गई थी। उसमें उमर खालिद और खालिद सैफी का भी नाम जोड़ा गया था, उन पर भी आरोप लगे थे। दोनों के खिलाफ सीधे सबूत नहीं थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में कल आरोप मुक्त कर दिया। ये एक बड़ी राहत के तौर पर दोनों के लिए सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में गैंगस्टर गोल्डी बरार को हिरासत में लिए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एफबीआई ने पंजाब पुलिस से संपर्क साधा है। एफबीआई ने विदेश मंत्रालय के जरिए पंजाब पुलिस से संपर्क साधा है और कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में गोल्डी बरार को एफबीआई ने हिरासत में लिया है। गोल्डी बरार से लंबी पूछताछ भी की गई है। पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां एफबीआई के इस कम्युनिकेशन को गोल्डी बरार को भारत लाने के लिए बड़ा कदम भी मान रही है। गोल्डी बरार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही करीबी माना जाता है और हाल ही में मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी वो मुख्य आरोपियों में से एक है। तो ये जो खबर फिलहाल सामने आई है एफबीआई के संपर्क की, इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पंजाब पुलिस देख रही है।